नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल जो घोषणा हुई है ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की, एमओयू पर सिग्नेचर हुआ है। अगले 60 दिन बातचीत होगी और उसके बाद फाइनल समझौता होगा। अगर उस समझौते के बाद सबसे ज्यादा कोई हिला हुआ है तो इजराइल के अखबार देखेंगे, इजराइल की खबरें देखेंगे, इजराइल के जो मिनिस्टर्स हैं, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके ट्विटर अकाउंट देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इजराइल के अंदर खलबली मची हुई है। इजराइल के समझ में यह नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। ये ईरान के सामने सिर्फ अमेरिका की हार नहीं है, इजराइल की भी बहुत बड़ी हार है। इजराइल जिस तरह से गया था, कल नेतन्याहू ने कहा भी कि हमने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, हमने उनके साइंटिस्टों को मार दिया, हमने उनके आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया। इनको लगा था कि चंद लोगों को मारकर ईरान को हराया जा सकता है। अगर आपको याद होगा तो बहुत शुरुआती वीडियो में मैंने कहा था कि ये सद्दाम हुसैन जैसों के लिए तो सही था, जो तानाशाह बन गए थे और जिनके मरने के बाद सिस्टम चलाने वाला कोई नहीं था। लेकिन ईरान जहां एक पूरा सिस्टम है, वहां ये पॉसिबल नहीं था और वही हुआ। और अब इजराइल के समझ में ये आ रहा है कि अमेरिका ने हार मान ली है और हम चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। एक रेड लाइन जो लेबनान की ईरान ने बनाई हुई है, उसको लेकर लगातार नेतन्याहू बयान दे रहा है। नेतन्याहू का कहना यह है कि यह अमेरिका का समझौता है और हम इसमें शामिल नहीं हैं। इसका मानी यह हुआ कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। इसका मानी यह हुआ कि लेबनान के ऊपर आगे भी अटैक होगा और यह बहुत मजेदार होगा, क्योंकि अब अगर वो लेबनान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान को पूरा हक हासिल है कि वो जबरदस्त हमला करे इजराइल के ऊपर। और 12 रोजा जंग के दौरान सबने देखा कि जब अमेरिका सीधे शामिल नहीं हुआ तो इजराइल का क्या हाल हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इजराइल क्या करेगा और इजराइल के हाथ में क्या है। पहले देख लेते हैं कि इजराइल में क्या तमाशा चल रहा है। मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि इजराइल में नेतन्याहू के पास पूरा बहुमत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके पास इतने मेंबर्स हैं जिनसे वो सरकार बना के रख सके। उसको कई छोटी छोटी पार्टीज का सहारा लेना पड़ा है और इन्हीं छोटी पार्टी में एक पार्टी है बेन ग्वेर, जिसके ऊपर अभी यूरोप के कई मुल्कों ने बैन लगाया है कि वो यूरोप के अंदर घुस नहीं सकता। बेन ग्वेर की शक्ल आपने कई बार मेरे चैनल पर देखी होगी और ऐसे भी सोशल मीडिया पर देखी होगी। इजराइल में जो सबसे जहरीले मिनिस्टर्स हैं उनमें से एक है बेन ग्वेर। बेन ग्वेर की एक छोटी सी पार्टी है। उसकी कहानी यह है कि बहुत छोटी उम्र में उसको गिरफ्तार किया गया था। जो वहां के प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई थी, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया था और बहुत सारे तमाशे हैं उसके जिंदगी में। कुल मिला जुलाकर ये समझ लीजिए कि अपराध और नफरत के सहारे वो पॉलिटिक्स में आया है और उसके पीछे थोड़े से लोग हैं। उसकी एक छोटी सी पार्टी है। अब उसको मौका मिल गया है नेतन्याहू से बड़ा नेता बनने का। उसने बयान दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी समझौता जरूरी नहीं है कि इजराइल माने, इजराइल के लिए बाइंडिंग नहीं है। और कहा कि इससे हमारे जो निर्णय हैं, यानी हम जो सुरक्षा के निर्णय लेते हैं, हम जो आर्मी रखे हैं, हम जो अटैक करते हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बेन ग्वेर पुलिस मिनिस्टर है इजराइल का नेतन्याहू के अंडर में, लेकिन वो जिस तरह के बयान दे रहा है, उस बयान में बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि नेतन्याहू के लिए आगे बहुत मुश्किल पैदा होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले यह अपील कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। देखिए, जंगखोरी का आलम है इजराइल में। जंगखोरी करके ही गद्दी पर बैठा हुआ है। अब खुद को उससे बड़ा जंगखोर साबित करने का पूरा एक तमाशा बना हुआ है, पूरी एक होड़ लगी हुई है इजराइल में। अब आप देखिए कि लेबनान पर हमले के लिए उकसा रहा है बेन ग्वेर। मैं आगे और भी कुछ लोगों की बात कर दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेतन्याहू असल में कहां फंसा है। ऐसे ही इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच। इसका नाम भी आपने हमारे यहां काफी सुना होगा। इसका बेटा बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था जब गया था वो नॉर्थ में लड़ने के लिए हिजबुल्लाह से। तो पहले ही दिन बहुत बुरी तरह से घायल होकर आकर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था और वहां से इसने कई सारे वीडियो जारी किए थे। इसने भी क्या कहा है? इसने कहा है कि ईरान के साथ समझौता इजराइल और पूरी दुनिया के लिए एक बुरा सौदा है। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमें ऐसे हालात स्वीकार नहीं करना चाहिए जहां तेहरान में चरमपंथी यानी कट्टरपंथी शासन इस लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा हो।
इजराइल ईरानी आयतुल्लाह शासन को उखाड़ फेंकने और इस आतंक शासन को परमाणु शक्ति बनने की कगार पर वगैरह वगैरह। एक लाइन में आप समझ लीजिए कि यह कह रहा है कि इजराइल ईरान से जो आयतुल्लाह यानी कि ईरान की जो इस्लामिक क्रांति है उसको खत्म कर देगा, क्योंकि वो कट्टरपंथी है और वो परमाणु बम बनाने वाला है। अब आप देखिए, मतलब डकैत कह रहा है कि तुम चोर हो। इजराइल से ज्यादा कट्टरपंथी नेशन इस धरती पर कोई और नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहां पर जो दीगर धर्म के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, जो अरब हैं, जो ईसाई हैं, उनके साथ बेहुरमती की, बदतमीजी की खबरें लगातार आती हैं और बेन ग्विर और इस्माइल जिस मामले में खुद आगे रहते हैं। एक ऐसा मुल्क जो ज़ायनिज्म के आधार पर बना हुआ है, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन यानी यहूदी धर्म को आगे बढ़ाने पर बना हुआ है, वो मुल्क दूसरों को कट्टरपंथी होने की बात कर रहा है। और आप देखिए, जिसको कहते हैं कोढ़ में खाज, ऐसे मुल्क के पास एटॉमिक बम है, न्यूक्लियर बम है, जिसको वो डिक्लेयर नहीं करता है। ऐसे मुल्क ने यानी इजराइल ने कोई ट्रीटी नहीं साइन की हुई है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो साइन की हुई है ईरान ने, वो इजराइल ने साइन नहीं की हुई है। और आगे देखिए कि ईरान के जो शहीद आयतुल्लाह हैं, आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने कहा था, उन्होंने फतवा दिया था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। तो एक तरफ ईरान है जहां यहूदी चैन से रहते हैं, सुन्नी चैन से रहते हैं, जहां गुरुद्वारे आपको मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे, यहूदियों के पूजा स्थल मिल जाएंगे, और जहां पर यह फतवा है कि एटम बम नहीं बनाएंगे। दूसरी तरफ इजरायली हैं जहां यहूदी कट्टरपंथ है और जिनके पास एटम बम है, लेकिन इन्होंने आईएईए को उसके इंस्पेक्शन का अधिकार नहीं दिया हुआ है और वो ईरान से सवाल पूछ रहे हैं। ये सारी बातें बकवास हैं और सिर्फ इजरायली जनता को भड़काने के लिए है। मैं आपको बता दूं कि इस्माइल की भी अपनी अलग पार्टी है, उसको भी बड़ा नेता बनना है। सबको पता है कि नेतन्याहू आज नहीं तो कल और बहुत जल्द अपनी गद्दी खोने वाला है। तो अब इन सब गिद्धों की निगाहें नेतन्याहू की कुर्सी पर हैं और जाहिर है कि होनी भी चाहिए। जैसा नेतन्याहू वैसे ही उसके साथी। और जो विपक्ष है वहां पर, जो नेतन्याहू के खिलाफ है, जो चुनाव में नेतन्याहू के खिलाफ लड़ने वाला है, जो उसके गठबंधन में नहीं शामिल है, उसके लिए तो यह सबसे बड़ा मौका है। तो यायर गोलान जो वहां का विपक्ष का नेता है, वामपंथी डेमोक्रेट कहा जाता है, उसका बयान आया कि नेतन्याहू हमास के लिए अच्छा है, नेतन्याहू ईरान के लिए अच्छा है, नेतन्याहू हिजबुल्लाह के लिए अच्छा है, नेतन्याहू इजराइल के लिए अच्छा नहीं है। यानी तंज ये किया कि न तुम हमास को खत्म कर पाए, न ईरान को हरा पाए और न तुम हिजबुल्लाह को हरा पाए। हमास वाले मामले में तो कई खबरें ऐसी आई थीं जिनका इशारा ये था कि नेतन्याहू ने जानबूझकर हमास का अटैक होने दिया ताकि वो गजा को जमींदोज कर सके, ताकि वो गजा पर जिस तरह का कहर ढाना चाहता था उस तरह का कहर ढा सके। कई सारी ऐसी खबरें हैं, कभी अलग से बात उस पर हो जाएगी। ऐसे ही विपक्ष के एक और नेता हैं नफ्ताली बेनेट। उन्होंने टाइम्स ऑफ इजराइल को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि इजराइल का वजूद खतरे में है। नेतन्याहू की सरकार अगर ऐसे ही और 4 साल चलती रही तो हमारे पास सोसाइटी नहीं बचेगी। लगातार जंगखोरी जो की है नेतन्याहू ने, लगातार जो जंग लड़ता रहा है और जिस तरह से उसका असर पड़ा है इजराइल की सोसाइटी पर और इंटरनेशनली हमारी इज्जत तार तार हो गई है, और जिस तरह से ईरान मजबूत हुआ है, उसका एक नतीजा ये हो सकता है कि इजराइल रहे ही ना, इजराइल का वजूद खत्म हो जाए। दरअसल ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बात कही है कि इजराइल का समाज ऊपर से आपको जरूर मजबूत दिख रहा हो, अंदर से पूरी तरह से बिखर गया है। और आप जानते हैं कि इजराइल के अंदर ज्यादातर लोगों के पास दूसरे मुल्कों की नागरिकता भी है, सिटीजनशिप भी है। यानी वो न्यूयॉर्क के भी हैं, वो अमेरिका के भी हैं और वो इजराइल के भी हैं। 2-2 पासपोर्ट है। ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ इजराइल में मिलती है क्योंकि दुनिया का कोई भी यहूदी इजराइल आकर यहां का नागरिक बन सकता है, यहां का सिटीजन बन सकता है। तो मुश्किल हालात जब जब आए हैं, हमने देखा है कि ऐसे लोग इजराइल छोड़कर भागे हैं और इजरायली सोसाइटी जिस तरह से खतरे में आई है, और क्या खतरे हैं मैं बताऊंगा आपको, उसने लगातार ये सवाल पैदा किया है कि क्या इजराइल का वजूद भी खतरे में है। अब आप देखिए, नेतन्याहू खुद आया, टीवी पर आया, कल उसने वीडियो बयान दिया और ये कहा कि हम इस समझौते से बंधे हुए नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई चलाएंगे। बिल्कुल चला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जब जेडी वांस से पूछा गया, जेडी वांस पर डिटेल में बात करूंगा, बड़ा मजेदार बयान उसने भी दिया है, तो उसने कहा कि धीरे धीरे इजराइल भी इन हालात को स्वीकार कर लेगा। मामला क्या है, क्यों नेतन्याहू फंसा हुआ है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए नेतन्याहू इस समझौते को नहीं मानता है और लेबनान के ऊपर अटैक करना जारी रखता है। इसका सीधा मतलब यह होगा कि हिजबुल्लाह भी अटैक करेगा और ईरान भी उसके ऊपर सीधा अटैक करेगा। अब यह समझौता हुआ है कि अमेरिका किसी भी हाल में ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा, और समझौता हुआ है कि इस समझौते में लेबनान भी शामिल है। यानी इजराइल इसमें जब हमला करता है लेबनान पर, तो वो अमेरिका ईरान के बीच में हुए समझौते का उल्लंघन करता है, उस समझौते को नहीं मानता है, पहला समझौता यहां पर तोड़ता है। अमेरिका ने वादा किया हुआ है हमला नहीं करेगा ईरान पर, तो अमेरिका सीधे जंग में शामिल नहीं होगा। यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन अमेरिकी सीनेट के अंदर फिर यह सवाल उठेगा कि हमने समझौता किया ईरान के साथ, उसके बावजूद इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है। ट्रंप को घेरा जाएगा क्योंकि इस समझौता जो 6 महीने बाद जो होगा समझौता, वो साइन होगा कांग्रेस के अंदर, उसको यूएस कांग्रेस से अप्रूव होना पड़ेगा, यानी पूरा यूएस उसमें इन्वॉल्व होगा, यूएस की जो कांग्रेस है वो उसमें इन्वॉल्व होगी। अब अगर इजराइल कोई समझौता तोड़ता है, इजराइल लेबनान के ऊपर हमला करता है, तो जो कांग्रेस है उसके हिसाब से वो अमेरिका के खिलाफ जाता है। तो कांग्रेस जहां पर पहले से इजराइल का सपोर्ट घट रहा है, वो नए सिरे से इजराइल के ऊपर अगर सैंक्शन ना भी लगाए, तो इजराइल को जो इमदाद मिलती है अमेरिका से, अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा काट कर जो इजराइल को लगातार हथियारों की, पैसों की, दूसरी सहूलतों की जो लगातार इमदाद मिलती है, उस इमदाद को बंद करने की बात हो सकती है। और अगर अमेरिका इमदाद बंद कर दे इजराइल को, तो 2 साल में, 4 साल में इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका का इमदाद देना बंद करने का मतलब यह है कि यूएई जैसे मुल्क, बहरीन जैसे मुल्क भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे इजराइल के साथ कोऑपरेट करने की। और यूरोपीय मुल्क, आप देखिए कल ही खबर आ गई थी कि इटली, यूके, जर्मनी और फ्रांस, जो 4 सबसे बड़े मुल्क हैं उस इलाके के, यूरोप के, उन्होंने कहा कि हम ईरान के ऊपर सैंक्शन हटाने के लिए तैयार हैं, यानी उनके साथ भी ईरान के रिश्ते बनेंगे। तो वो भी जो अभी तक इजराइल की मदद कर रहे थे, वो इजराइल की मदद करना बंद कर देंगे। हथियारों की कमी आएगी, लड़ने वालों की कमी आएगी, और इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा इजराइल के, अगर वो लेबनान पर लगातार हमला करता है। और साथ में ईरान जिस तरह का हमला करेगा, जिस तरह का मुजाहिरा उसने किया था 12 रोजा जंग के दौरान, और इस जंग में भी, तय है कि बहुत जबरदस्त नुकसान होगा इजराइल का। अब लेबनान पर अटैक का मतलब होगा ईरान पर अटैक। अभी तक लेबनान पर जब अटैक होता था, ईरान मजम्मत करके रह जाता था, सीधे उस जंग में शामिल नहीं होता था। लेकिन बेरूत पर पिछले हमले के समय ईरान ने हमला किया, यानी इजराइल 3 तरफ से गिर जाएगा। एक तो उसको इमदाद नहीं मिलेगी, और दूसरा ईरान सीधा हमला करेगा इजराइल के ऊपर, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक बार फिर से इजरायली जहाजों को बैन कर सकता है। उधर बाब अल मंदेब में बैन कर देगा हूथी अपने तरीके से हमला करेगा। इजराइल को अकेले सामना करना पड़ेगा ईरान और रेजिस्टेंस का, जो उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये तो हम देख चुके हैं। दरअसल कल जब मैंने ट्विटर पर लिखा ईरान की जीत के बारे में, तो एक साहब ने आकर लिखा कि अगर चाइना और रशिया ने मदद नहीं की होती तो ईरान का ये हो गया होता, वो हो गया होता। तो मेरा सवाल ये है, अगर यूएई, बहरीन और अमेरिका ने मदद नहीं की होती तो इजराइल का क्या होता? 12 रोजा जंग में जब तक अमेरिका सीधे नहीं आया, इजराइल की हालत खराब हो गई थी, इजराइल के अंदर कोहराम मच गया था। और आगे अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका नहीं आता है और बाकी मुल्क नहीं आते हैं, अगर जॉर्डन से लेकर दूसरे मुल्क ईरान की मिसाइलों को रोकने में मदद नहीं करते हैं, तो इजराइल का क्या हाल होगा, वो सोचना भी मुश्किल है। तो ये जो वजूद के खतरे की बात है, ये बिल्कुल रियल है। इजराइल के सामने एक बड़ा वजूद का खतरा है। अगर वो जंगें रोक देता है, अगर वो लेबनान से आर्मी वापस बुला लेता है, इसका मतलब ये होगा कि जिस जनता को जंग के नशे में उसने रखा है, वो पलट कर सवाल पूछेगी और कहेगी तुम तो हार गए। और अगर ये जारी रखता है तो उसको ईरान के वलवले का सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए अमेरिका
जर्मनी, फ्रांस और इस तरह के मुल्कों का साथ नहीं मिलेगा। तुर्की ने जिस तरह के बयान दिए हैं, सऊदी अरबिया ने जिस तरह के बयान दिए हैं, बहुत समझ में आ रहा है कि ईरान ने अरब मुल्कों के साथ, जो मजबूत अरब मुल्क हैं, उनके साथ समझौता कर लिया है। यह समझौता बहुत पक्की दोस्ती वाला हो ना हो, लेकिन इतना तो काफी है कि ये दूसरे जो अरब मुल्क हैं वो इजराइल का साथ नहीं देंगे। तो पहली बार शायद अपने बनने के बाद 70 सालों तक लोगों को याद दिलाते रहे कि ये हुआ था, जर्मनी में होलोकास्ट हुआ था, और लोग इजराइल की हर बदमाशी को बर्दाश्त करते रहे। लेकिन 70 सालों में पहली बार हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मोदी जी के समर्थन में ये जुमला अक्सर बोला जाता है, इजराइल में भी वही हो गया कि 70 साल में पहली बार हुआ है कि इजराइल के पास वाकई मददगार मुल्क नहीं है। मोदी जी से उसकी दोस्ती बहुत पक्की है, लेकिन मोदी जी मिडिल ईस्ट में अपने हथियार नहीं भेजेंगे लड़ने के लिए। मोदी जी सीधे कोई मदद नहीं करेंगे, चुप रह जाएंगे हद से हद, लेकिन सीधे कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल के चक्कर में पहले ही बहुत सारे मुल्कों से रिश्ता खराब कर चुके हैं। अब और रिश्ता खराब करने से उनको कोई फायदा मिलना नहीं है। तो दरअसल अमेरिका से बड़ी हार ये इजराइल के लिए है, और नेतन्याहू एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ है जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। फर्ज कीजिए कि नेतन्याहू गद्दी से उतरता है और बेन ग्वेर या इस्मारित जैसा कोई आदमी गद्दी पर बैठता है और अपने पागलपन में वो लेबनान पर या ईरान पर हमला करता है, तो उसके बाद इजराइल के लिए कितनी मुश्किलात पैदा होंगी, ये बात मैंने आपको बता दी। बाकी जो समझौता हुआ है, अमेरिका, खास तौर पर मैंने आपसे कहा था जेडी वांस का एक बयान आया, वो लगातार ये कोशिश कर रहा है बताने की कि बहुत बड़ी जीत मिली है, ईरान अब न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। अरे भैया, ईरान पहले भी न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा था। और बाकी जो चीजें उसने स्वीकार की हैं, उससे समझ में आ रहा है कि ईरान को जो मुआवजा मिलेगा, जैसा मैंने कहा था, उसकी रसीद फटेगी अरब मुल्कों पर। अरब मुल्क उसको पैसे देंगे ईरान को, जो कुछ तोड़ा फोड़ा गया है उसको रीबिल्ड करने के लिए, और साथ में ईरान का पैसा भी रिलीज होगा। ये सारी बातें तस्लीम कर रहे हैं जेडी वांस, और अपनी जीत के रूप में बताने के लिए उनके पास सिर्फ इतना है कि ईरान एटॉमिक बम नहीं बनाएगा। ईरान को एटॉमिक बम बनाना ही नहीं था। बनाना होता तो पिछले 40 सालों में जब नॉर्थ कोरिया ने बना लिया, तो ईरान भी बड़े आराम से बम बना सकता था। तो एक तरह से जेडी वांस साहब ब्रेव फेस दिखा रहे हैं, लेकिन तस्लीम कर रहे हैं कि ईरान के सामने उन्होंने हार मान ली है। अब इतना तय है कि मिड टर्म इलेक्शन जब तक है, तब तक तो कोई जंग नहीं होगी, तब तक मध्य पूर्व में शांति बनी रहेगी, बशर्ते इजराइल अपनी तरफ से ज्यादा बदमाशी ना करे। लेकिन मिड टर्म इलेक्शन के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। ये हो सकता है कि यही ट्रंप खड़ा होकर कहे कि ईरान ने जो एमओयू साइन किया था उसकी शर्तें नहीं मानी, इसलिए हम फिर से अटैक कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा वो उसी समय देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।